सोचकर देखिए, साल 2026 चल रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई हमारी दुनिया को हर पल बदल रहा है, खासकर एजुकेशन को। ये सिर्फ कुछ नए नए टूल्स की बात नहीं है, बल्कि सीखने और सिखाने का पूरा तरीका ही जड़ से बदल रहा है। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। अच्छा, इस बदलाव को समझने के लिए जरा एक नज़र अतीत पर डालते हैं। एक तरफ वो पुराना इंडस्ट्रियल दौर का क्लासरूम, जहां सब एक साथ एक ही रफ्तार से पढ़ते थे, और दूसरी तरफ है आज का यानी 2026 का क्लासरूम। ये हर स्टूडेंट के लिए अलग है, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है और एआई से और भी ताकतवर बन जाता है। फर्क तो बिल्कुल साफ है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं उन ज़बरदस्त सॉल्यूशंस की जो एआई अपने साथ लेकर आया है। दशकों से जो एक सपना देखा जा रहा था कि हर स्टूडेंट को उसकी ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा मिले, वो सपना अब एआई की वजह से हकीकत बन रहा है। और इस पूरी क्रांति का जो इंजन है वो है इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम, जिसे ITS भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हर स्टूडेंट को अपना एक पर्सनल डिजिटल गुरु मिल गया है। ये सिस्टम तुरंत समझ जाता है कि किसी स्टूडेंट को कहाँ पर दिक्कत आ रही है और फौरन अपना तरीका बदलकर उसे समझाने में लग जाता है। तो ये तकनीक असल में काम कैसे करती है? देखिए, ITS हर स्टूडेंट को पर्सनलाइज फीडबैक देता है। अडैप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म सवाल की मुश्किल को स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से अपने आप कम या ज़्यादा कर देता है। और जनरेटिव एआई तो सवालों जवाबों के जरिए सोचने के नए नए दरवाजे खोल देता है। और इसका नतीजा है मास्टरी लर्निंग, जहां हर कोई अपनी रफ्तार से सीखकर ही आगे बढ़ता है। और यहीं पर है सबसे बड़ा बदलाव। अब फोकस इस बात पर नहीं है कि क्लास में कितने घंटे बिताएं, बल्कि इस पर है कि स्टूडेंट ने असल में सीखा कितना। जब तक कोई कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में ना आ जाए, तब तक आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं। मतलब अब घड़ी नहीं, बल्कि समझ तय करती है कि अगला कदम कब लेना है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर एआई इतना सब कुछ कर सकता है तो फिर टीचर्स का क्या होगा? हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है कि कैसे एआई टीचर्स की जगह नहीं ले रहा, बल्कि उन्हें पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना रहा है। जरा 2024 के इस ग्लोबल डेटा पर नजर डालिए। दुनिया भर के करीब 33% टीचर्स यानी लगभग 1/3 एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है, लेकिन यह भी साफ है कि अभी मंजिल बहुत दूर है। 2/3 टीचर्स अभी भी इस दौड़ में शामिल नहीं हुए हैं। और ये एआई को अपनाना दुनिया में हर जगह एक जैसा नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ सिंगापुर है, जहां करीब 75% टीचर्स एआई यूज कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में ये आंकड़ा 20% से भी कम है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें हर कोई अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एआई टीचर्स को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, ये ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस का एक जरिया है। सोचिए, ग्रेडिंग और लेसन प्लानिंग जैसे रूटीन काम एआई कर रहा है और टीचर्स को वो करने का वक्त मिल रहा है जो असल में मायने रखता है, यानी स्टूडेंट्स को गाइड करना, उन्हें इंस्पायर करना और उनके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब जरा इस टेक्नोलॉजी के एक और असर पर नजर डालते हैं। ये पावरफुल टूल्स हमारे सोचने के तरीके पर क्या असर डाल रहे हैं, और यहीं पर बात आती है कॉग्निटिव ऑफलोडिंग पैराडॉक्स की। मतलब सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या एआई हमारी क्रिटिकल थिंकिंग यानी सही गलत की परख करने की क्षमता को खत्म कर रहा है? क्या टेक्नोलॉजी पर हमारी ये निर्भरता हमें बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर बना रही है या हमारी सोचने की क्षमता को ही कमजोर कर रही है? असल में ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ एआई हमें मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में नए रास्ते दिखाता है, नए आइडिया देता है, लेकिन दूसरी तरफ खतरा है कॉग्निटिव ऑफलोडिंग का। मतलब हम सोचने का काम मशीन पर डाल देते हैं और नतीजा हमारी अपनी दिमागी कसरत कम हो जाती है। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग का सीधा सा मतलब है कि जब हम मुश्किल काम के लिए एआई पर हद से ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो हम उस प्रोडक्टिव स्ट्रगल से बच निकलते हैं। और यही वो दिमागी मेहनत है जो असल लर्निंग और याददाश्त को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी होती है। चलिए इस थ्योरी को अब जरा जमीनी हकीकत पर परखते हैं, और इसके लिए भारत से बेहतर केस स्टडी हो ही नहीं सकती, जहां एआई इन एजुकेशन को लेकर जितने बड़े सपने हैं उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। देखिए, भारत सरकार एआई को एजुकेशन में लाने के लिए कितनी एम्बिशियस है। 2025-26 के बजट में सिर्फ एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये दिखाता है कि इरादे कितने बुलंद हैं।
लेकिन इरादों और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक तरफ पंजाब है, जहां आधे से ज्यादा स्कूलों में इंटरनेट है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार है, जहां ये आंकड़ा 25% से भी कम है। अब सवाल ये है कि इस खाई के साथ एआई का फायदा सब तक कैसे पहुंचेगा? और यहीं पर एक नए तरह के बंटवारे का खतरा पैदा होता है, जिसे हम इंटेलिजेंस डिवाइड कह सकते हैं। यह सिर्फ डिजिटल डिवाइड नहीं है, ये खाई है उनके बीच जिनके पास एआई की मदद से अपनी सोचने समझने की शक्ति बढ़ाने का मौका है, और उनके बीच जिनके पास ये मौका नहीं है। बिहार में जो हुआ वो इसका एक जीता जागता सबूत है। अडोबी के साथ पार्टनरशिप हुई, रेलटेल को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, लेकिन जनवरी 2026 तक 600 करोड़ से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए। ये दिखाता है कि जमीन पर इन योजनाओं को उतारना कितना मुश्किल काम है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या है? अब हम आखिरी सेक्शन में देखेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे एआई को एजुकेशन के लिए एक पॉजिटिव ताकत बनाया जा सकता है। एक बहुत बड़ी चिंता है एकेडमिक इंटेग्रिटी, यानी ईमानदारी की, लेकिन इसका इलाज एआई डिटेक्शन टूल्स पर निर्भर रहने में नहीं है। ये टूल्स भरोसेमंद नहीं हैं और अक्सर उन लोगों के लिखे को भी गलत तरीके से पकड़ लेते हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। इसलिए अब फोकस पुलिसिंग से हटकर पेडागॉजी यानी सिखाने के तरीके को बदलने पर आ गया है। तो एआई प्रूफ टेस्ट कैसे बनाए जा रहे हैं? तरीके बदल रहे हैं। अब जोर है पर्सनल रिफ्लेक्शन पर, सीखी हुई चीजों को लोकल माहौल से जोड़ने पर, और ओरल डिफेंस पर, जहां स्टूडेंट को अपनी समझ को बोलकर साबित करना होता है। ये वो काम है जो एआई नहीं कर सकता। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन एलिमेंट को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। रिसर्च साफ साफ बताती है कि सोशल इमोशनल लर्निंग यानी SEL प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स का अकादमिक प्रदर्शन औसतन 8.4 परसेंटाइल पॉइंट्स तक बढ़ जाता है। ये हाई टेक के साथ हाई टच का एक बेहतरीन बैलेंस है। तो एआई को सफल बनाने का एक ह्यूमन सेंटर्ड फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए? इसकी 4 बातें सबसे जरूरी हैं। पहला, इक्विटी, यानी इसका फायदा समाज में सब तक पहुंचे। दूसरा, ऑगमेंटेड एजेंसी, टीचर्स को और ताकत देना। तीसरा, कॉग्निटिव इंटेग्रिटी, स्टूडेंट्स के अपनी सोचने की क्षमता को बचाना और उसे बढ़ाना। और चौथा, होलिस्टिक असेसमेंट, सिर्फ नंबर नहीं बल्कि पूरी ग्रोथ को देखना। तो सीखने का भविष्य तो आ चुका है, वो यही है, अब हमारे सामने। लेकिन असली सवाल ये है कि हम इसकी कामयाबी को मापेंगे कैसे? क्या हम इसे एल्गोरिदम्स की कॉम्प्लेक्सिटी से नापेंगे, या फिर इस बात से कि ये टेक्नोलॉजी हर एक लर्नर को, चाहे वो कहीं भी हो, कितना एम्पावर कर पाती है? ये एक सोचने वाली बात है।